ईशा की शादी ईशान के साथ हुई थी। ईशान एक जॉइंट फैमिली में रहता था। उसकी मम्मी पापा के अलावा उसकी दादी और दादा भी उनके साथ उन्हीं के घर में रहा करते थे। ईशान के पापा राजेश अपने पिता का खानदानी व्यापार संभालते थे, लेकिन ईशान ने अपने लिए अलग रोजगार चुना और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। शादी के बाद आजकल लड़कियां एक सास के साथ नहीं निभा पाती और भगवान ने मुझे एक के साथ एक फ्री ऑफर की तरह छप्पर फाड़ कर सास दे दी है। मेरी शादीशुदा जीवन का तो अब बस भगवान ही भला करे। शादी के बाद गृह प्रवेश के समय उसके मन में बहुत घबराहट थी, लेकिन जब वो सास सुनीता से मिली तो उसे समझ में आया कि सास तो बस नाम से ही बदनाम है। कुछ सास तो माँ जितनी ही प्यारी होती हैं। सुनीता का व्यवहार बहू ईशा के लिए बहुत ही अच्छा था। सुनीता जैसी सास पाकर ईशा के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई जब वो अपनी दादी सास निर्मला से मिली। दादी निर्मला पुराने ख्यालों वाली और बड़े अक्खड़ स्वभाव की महिला थी। प्रणाम दादी जी, ये लीजिए, आपके लिए मेरी मम्मी ने ये साड़ी और शॉल भिजवाई है। देखिए दादी जी। अरे ठीक है, रख दे उधर। और मेरे सामने ना ज्यादा दादी दादी करके मंडराने की जरूरत नहीं है। देख ली तेरी साड़ी। अरे 70 साल की औरतें ऐसी साड़ी पहनती है क्या? कर्नाटक से मंगवा कर प्योर कॉटन सिल्क की साड़ी पहनती हूँ मैं। पता नहीं क्या कपड़ा है ये टेरिकॉट सा। टेरिकॉट नहीं है दादी जी, ऑर्गेन्जा सिल्क है, वो भी प्योर। आजकल बहुत फैशन में है। तो मैं आजकल की हूँ क्या? है? ले जा अपनी साड़ी। दादी की बात सुनकर दुल्हन ईशा की आंखें भर आती है। अरे बेटा, अगर माँ की बातों को मन से लगाओगी ना तो इस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला। छोड़ो, उनकी उम्र हो गई है बेटा। कुछ दिन बाद ईशा बहू, इधर आओ तो जरा। अभी आई दादी जी। अभी आई नहीं, मैंने कहा तुरंत आओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कढ़ाई को इस लोहे के स्क्रबर से मांजने की? क्या बात हो गई दादी जी? वो कढ़ाई जल गई थी तो मैंने स्टील वूल से मांजकर साफ कर दी। ठीक से साफ नहीं हुई क्या? अरे बेशरम लड़की, 60 साल पुराने बर्तन है मेरी गृहस्थी के। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस स्टील के स्क्रबर से मेरी कढ़ाई रगड़ने की? पूरी कढ़ाई पर खरोच के निशान लगा दिए और मुझसे पूछ रही है साफ नहीं हुई क्या? आज के बाद मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने से पहले एक बार अपनी सास से पूछ लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दादी जी, बर्तनों को तो साफ करना पड़ता है ना, नहीं तो वो साफ कैसे होंगे? लगता है माँ बाप ने जरा से भी संस्कार नहीं सिखाए। अब बर्तन साफ करना भी मैं सिखाऊंगी क्या? देख सुनीता, संभाल ले अपनी बहू को, वरना बाद में मत कहना मैंने चिताया नहीं था। आप क्यों नाराज हो रही हैं मम्मी जी? बच्ची है, अभी नई शादी हुई है, और वैसे भी ना ये बर्तन बहुत पुराने हो गए हैं। 60 साल से तो चल ही रहे, आखिर कब तक चलेंगे? खबरदार, आज के बाद ऐसी बात की तो 60 सालों से अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे हैं मैंने। कान खोल कर सुन ले बहू, मैं बहू बदल सकती हूँ लेकिन अपनी गृहस्थी का सामान नहीं बदल सकती। इतना कहकर दादी गुस्से में घूरते हुए वहां से चली जाती है। मम्मी जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो दादी जी इतना नाराज हो गई? अगर उनकी कढ़ाई मेरे मांजने से खराब हो गई है तो हम नई कढ़ाई ले आते हैं ना। अरे बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। माँ जी की ना आदत ही है, उन्हें अपने सामानों से बहुत प्यार है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि उनके सामान को कोई हाथ लगाए या तोड़फोड़ करे। तुझे क्या लगता है इतने सालों में हम घर के लिए कोई नया बर्तन नहीं खरीद सकते थे? लेकिन ये माँ की जिद है कि ना तो वो पुराना सामान बदलने देती है और ना ही नया सामान कुछ खरीदने देती है। और अगर उनके सामान से कोई छेड़छाड़ कर दे तो उसका जीना मुश्किल कर देती है। सास की बात सुनकर बेचारी ईशा अब पहले से भी ज्यादा घबरा जाती है। अब उसे हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं उसके हाथ से दादी जी का कोई सामान टूट फूट ना जाए। लेकिन फिर भी ईशा चाहे जितना भी ध्यान रखती, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता जिससे दादी जी का पारा गर्म हो जाता और वो उसे खरी खोटी बातें सुना देती।
अब धीरे धीरे ईशा को भी दादी के चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव की आदत हो गई थी। यूं ही समय बीता और ईशा एक प्यारे से बेटे गोपाल की माँ बन गई। एक दिन गोपाल के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर सास सुनीता और ईशा दौड़ते हुए पोर्च में आते हैं। क्या हुआ गोपाल, क्यों रो रहे हो बेटा? मम्मा, बड़ी दादी ने मुझे मारा। माँ, आपने 3 साल के बच्चे पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया। ये बच्चा है, राक्षस पैदा किया है तेरे बेलक्षणी बहू ने। देख तो मेरी गाड़ी को पत्थर से खरोच दिया। अगर मेरी औलाद ऐसी होती तो मैं तो उसका गला ही दबा देती। दादी जी, आपने एक 20 साल पुरानी गाड़ी के लिए मेरे बेटे को इतना कुछ कहा, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। ईशा अपने आंसू पोंछते हुए गोपाल को गोद में लेकर कमरे में चली जाती है। हद कर देती हूँ बाप, ये गाड़ी खड़ी खड़ी बस धूल खा रही है, उसके लिए बच्चे को बद्दुआ दिया आपने। तुझे अगर इतनी ही अकल होती ना तो आज घर में सामानों की कद्र होती। अरे तूने ही तो मेरा 25 साल पुराना गैस लाइटर खराब किया था। तू कौन सा दूध की धुली हुई है? जा पहले घर गृहस्थी को सहेजना सीख। मेरी गृहस्थी का एक एक सामान देख कैसे सहेज कर रखा है मैंने। एक पजामे का नाड़ा तक इधर से उधर नहीं हुआ आज तक। माँ, सामान इस्तेमाल करने के लिए ही होता है, अगर खराब हो जाए तो नया आ जाता है। लेकिन इंसान प्यार करने के लिए होते हैं। अगर एक बार संबंध खराब हो जाए फिर कभी नहीं जुड़ सकते। लेकिन आपने संबंधों की परवाह कभी की है जो आपको ये बात समझ में आएगी? खैर जाने दो, आप इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आप अकेली ना रह जाएं अपने सामानों के साथ। सुनीता को पता था कि माँ को इतनी आसानी से बदला तो नहीं जा सकता। फिर भी अपने मन की भड़ास निकालने के बाद वो बहू के पास लौट जाती है। कुछ दिन बीते तो ईशा की दूसरी प्रेगनेंसी की खबर घर में सभी को पता चली। सुनीता बहू के गर्भवती होने की खबर से काफी खुश थी, लेकिन इस बार ईशा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। दिन पर दिन उसका शरीर पीला पड़ रहा था। कुछ दिन बाद पापा, डॉक्टर ने कहा है कि ईशा के अंदर खून की बहुत कमी हो गई है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। आज तो वो अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना होगा और खून की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। बेटा, मेरे पास कैश तो नहीं है, मैं पिताजी से बात करता हूँ। दुकान का सारा हिसाब उन्हीं के पास रहता है ना। पिताजी, बहू की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया है। अभी 4 दिन बाद ऑपरेशन होगा, जिसके लिए 4 लाख की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, आप कुछ इंतजाम कर दो। बेटा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन चिंता मत कर, गांव की थोड़ी जमीन बेचकर हम बहू का इलाज करा सकते हैं। अरे मैं कोई अपनी जमीन नहीं बेचने वाली। एक एक पैसा जोड़कर ये जमीन खरीदी थी मैंने। लेकिन बहू की हालत बहुत खराब है, जिद छोड़ दो, जमीन फिर आ जाएगी। बहू को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? मेरी बला से मरे या जिए, लेकिन मैं अपनी जमीन किसी हाल में नहीं दूंगी। दादाजी जानते थे कि दादी के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पोते ईशान को कहीं और से रुपयों का इंतजाम करने के लिए कह दिया। ईशान ने ईशा के मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने रुपए देकर ईशा का इलाज करवाया और ईश्वर की कृपा से ईशा एक स्वस्थ बच्चे को लेकर अस्पताल से घर आ गई। आज तक तो दादी की गलत बातों को परिवार में सभी लोग बर्दाश्त करते आ रहे थे, किंतु ईशा के साथ जो उन्होंने किया था उसके बाद से परिवार का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। राजेश हो या ईशान, अब कोई भी निर्मला से बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद दादाजी ने दादी का रूटीन चेकअप करवाया तो पता चला कि दादी की किडनी डैमेज हो गई है। अगर कोई उन्हें अपनी किडनी डोनेट करे तो ही उनकी जान बच सकती है, वरना 50 लाख रुपयों की जरूरत पड़ सकती है और महीनों तक अस्पताल में भी रहना होगा। देखिए, आपके परिवार में कोई भी इनको अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। बस ऑपरेशन के बाद रिकवरी में लंबा समय लगता है, तो आप लोगों को इनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी किडनी नहीं देने वाला और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बाहर से किडनी का कोई इंतजाम करवा पाऊँ। अब तेरा जितना जीवन लिखा है तू तो उतना ही जिएगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? मत दीजिए आप अपनी किडनी। मेरा बेटा कभी मुझे अपनी किडनी देने से मना नहीं करेगा। मैं अपनी किडनी आपको नहीं दे पाऊंगा माँ।
कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? बेटा सुनीता, तू तो मुझे अपनी माँ की तरह ही समझती है ना? तो मुझे अपनी एक किडनी दे दे। मैं क्यों देने लगी आपको अपनी किडनी? मेरी बहू अस्पताल में थी तो आपने यही कहा था ना कि मरती है तो मर जाए। जब मेरी 25 साल की बहू को आपने मरने के लिए छोड़ दिया था तो आप तो अपना जीवन जी चुकी है माँ जी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इसे किडनी नहीं मिली तो कुछ दिनों में इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब यहाँ कौन इसकी सेवा करेगा? ऐसा करता हूँ, इसे गांव वाले पुराने मकान में छोड़ आता हूँ, वहीं अपने आखिरी दिन बिताएगी और वहीं मर जाएगी। हे भगवान, जीते जी ये कैसा नरक दिखा रहे हो मुझे। इतना बड़ा परिवार होते हुए सबके सब मुझे लावारिस छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तुमने हमें कब छोड़ा निर्मला? तूने ही कभी परिवार को परिवार नहीं समझा। तू सारी जिंदगी सिर्फ सामान, पैसे, सामान, जमीन के लिए हाय हाय करती रही। ना तो तूने कभी बच्चों को प्यार किया और ना ही कभी पोते पोतियों को। इतना ही नहीं, तूने तो अपने पड़ पोते को भी कभी प्यार से सर पर हाथ नहीं रखा। अब जब तूने जीवन भर सामान से प्यार किया है तो जा उन्हीं से अपनी सेवा करा ले, वही तुझे किडनी डोनेट कर देंगे। हमसे कोई भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। हमारी बला से तो कल की मरती आज मर जाए। दादाजी की बात सुनकर दादी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे ऐसे मरने के लिए मत छोड़ो। अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम सबके साथ रहते हुए ही अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगी। मुझे अकेले वहां मत छोड़ो। दादी के सच्चे पश्चाताप के आंसू देखकर दादाजी उनके पास आते हैं। कोई नहीं मर रहा है, कहीं नहीं जा रही हो तुम। क्या? हाँ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ये सब ड्रामा हमने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने जीवन भर हमारे साथ कैसा सलूक किया है। अब तुम्हें समझ में आया ना कि परिवार की अहमियत क्या होती है। जिन सामान और रुपयों के लिए तुम जीवन भर मर रही हो, अंत में वो यहीं रह जाएगा। निर्मला, अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो वो है अपनों का प्यार, अपनापन और तुम्हारा अच्छा व्यवहार। आप ठीक कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज से ये सामान नहीं बल्कि तुम सबको ही अपना मानूंगी। और हाँ, मेरी सारी जमीन बेचकर बच्चों के नाम पैसे जमा कर दो। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। दादी ने जीवन में पहली बार कोई अच्छी बात की थी। उनकी बात सुनकर दादाजी को भी यकीन हो गया कि अब शायद दादी जी सुधर ही जाएंगी।